हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही है। शाम 6 बजे क्लास आपको मिलती है। इसमें ज़्यादा नहीं लेकिन 25-30 जो भी प्रश्न मैं कराती हूँ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वन लाइनर की सीरीज में आज की जो हमारी क्लास है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी काफ़ी रहेगी। पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरी वीडियो आप ज़रूर देखा करो। बाद में आप कमेंट लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, ठीक है? इतनी मेहनत के लिए इतना सा तो बनता ही है। तो चलते हैं, पहले यहाँ पर आपको पंक्ति दिख रही है, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, जो कि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। नेक्स्ट है, काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किसने किया है? काव्य में खड़ी बोली के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो इसका सूत्रपात करने वाले कौन है? अयोध्या प्रसाद खत्री, जिन्होंने 1888 ईस्वी में खड़ी बोली को काव्य में लाने के लिए बल दिया था, ठीक है? काव्य में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। आगे, किस कवि ने ब्रज भाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था? ऐसे कौन से कवि हैं? तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री जी हैं। इन्होंने ब्रज भाषा और अवधी की जो रचनाएँ थी, उनको हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से ही इनकार कर दिया। केवल और केवल खड़ी बोली का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया था यहाँ पर, ठीक है? इससे पहले जो रचनाएँ की जा रही थी, वो ब्रज भाषा और अवधी में की जा रही थी, काव्य रचनाएँ जो की जा रही थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की स्टाइल कौन-सी बताई थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की जो स्टाइल बताई है, वैसे तो इन्होंने 5 स्टाइल बताई थी, ठीक है? ये ध्यान रखना। 5 भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल, ठीक है? ये 4 हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, 5वीं आप बताइए कमेंट कर में। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को किस धारा के अंतर्गत रखा है? और एक क्वेश्चन और है, कल की क्लास में क्वेश्चन था, माता और समर्पण ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं, जबकि उसमें सियाराम शरण गुप्त लिखा हुआ था। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो आप समझ जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को किस धारा के अंतर्गत रखा है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता और पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम कविता है गुणवंत हेमंत और पुस्तक है एकांतवासी योगी। ये खड़ी बोली में रचित हैं, दोनों ही गुणवंत हेमंत और एकांतवासी योगी। कविता और पुस्तक दोनों लिखी गई हैं यहाँ पर, ठीक है? और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? श्रीधर पाठक जी के द्वारा। श्रीधर पाठक ने कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद किस शीर्षक से किया था? ऋतु संहार का जो अनुवाद है, ये आप जानते हैं कालिदास की रचना है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है और इसका अनुवाद किया था इन्होंने ब्रज भाषा में ऋतु संहार के नाम से ही। नाम तो यही रखा था, लेकिन ब्रज भाषा में इसको कन्वर्ट कर दिया था। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो ये श्रीधर पाठक हैं और स्वच्छंदतावादी कवि इनको कहा है शुक्ल जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सभी के जन्म और निधन आपको याद रख लेना है, कब और कहाँ हुए थे। ये बहुत जरूरी है। 1864 ईस्वी में राय बरेली के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किसने की थी? तो ये की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए, यानी कि चाहे काव्य रचना करो, चाहे आप गद्य रचनाएँ उपन्यास, कहानियाँ वगैरह लिखो, उन सब में खड़ी बोली ही लिखनी चाहिए। खड़ी बोली को प्रेफ़र इन्होंने किया था। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किसने कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हम जो काव्य रचनाएं करते हैं, उनका जो उद्देश्य है वो मनोरंजन भी आना चाहिए, उसमें मिलना चाहिए और उद्देश्य परक भी होना चाहिए। उद्देश्य यानी कि कोई ना कोई उपदेश ज़रूर मिलना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो जयदेव का गीत गोविंद है, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, विहार वाटिका नाम से किया है महावीर जी ने, याद रखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किन रचनाओं पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? एक कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास। कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास, इन रचनाओं पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था।
ये प्रिय प्रवास नामक रचना पर दिया गया था। कवि सम्राट इनको कहा जाता है, ठीक है? द्विवेदी युग के कौन से कवि हैं जो प्रमुख सूक्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये रामचरित उपाध्याय जी हैं, जिनको प्रमुख सूक्तिकार कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त के गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये इनके गुरु के रूप में जाना जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, और प्लीज आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, एक हाइप का ऑप्शन आता है उसको भी आप जरूर प्रेस करें। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ के नाम से किस रचना को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त की जो साकेत है, ठीक है, साकेत को जाना जाता है रामचरितमानस के बाद राम काव्य के दूसरे स्तंभ के रूप में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख को किस छद्म नाम से प्रकाशित करवाया था? तो ये करवाया था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, साकेत को जनवादी काव्य कहने वाले कौन है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र है। साकेत जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने सामंजस्यवादी कवि कहा है मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय की भारत दर्पण नामक पुस्तक से। दोनों को जरूर याद रखना। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या उपाधि दी है? तो कौटुंबिक कवि मात्र इन्होंने अपने आप को कहा है, कौटुंबिक कवि मात्र। भारत भारती रचना लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या उपाधि दी थी? तो इन्होंने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी है, और द्वितीय राष्ट्रीय कवि के रूप में रामधारी सिंह दिनकर को जाना जाता है। द्विवेदी युग के किस कवि को हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को हरि गीतिका छंद का बादशाह। बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किसने किया है? तो ये किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इनको मधुप भी कहते हैं। गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद करने वाले कवि कौन है? तो गोल्ड स्मिथ की रचना जो हर्मिट है, हर्मिट का हिंदी में अनुवाद जो किया था ब्रज भाषा में, वो किया था किसने? एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक ने। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है संस्कृत श्लोक में अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे गिरधर शर्मा ने किया है संस्कृत में, ठीक है। मृगी दुख मोचन रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो लोचन प्रसाद पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से किसे नवाजा गया है? तो लोचन प्रसाद पांडे को ये दोनों उपाधियां मिली हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भ रंडा रहस्य आदि रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो नाथूराम शर्मा शंकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किसने किया था? तो ये भी गिरधर शर्मा ने ही किया है, ठीक है। माघ का आप जानते हैं शिशुपाल वध नाम से रचना किसने की है? तो ये संस्कृत के आचार्य माघ के द्वारा की गई है, और इनके 2 सर्गों का हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है, हिंदी माघ के नाम से। आगे हैं धाराधर धावन, स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, मृत्युंजय, वसंत वियोग नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा लिखी गई हैं। पद्य पुष्पावली रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो कामता प्रसाद गुरु ने लिखी है पद्य पुष्पावली। आगे आंसू, उद्धार, पूजा, फूल, कानन कुसुम नामक रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये मुकुटधर पांडे जी ने लिखी है। जबकि कानन कुसुम और आंसू ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की भी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखी है, ये ध्यान रखना है। आगे है क्वेश्चन हमारा, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो ये किया है धाराधर धावन के नाम से 1902 ईस्वी में। गया प्रसाद शुक्ल जी श्रृंगारिक कविताएं किस नाम से लिखते थे? तो ये सनेही उपनाम से श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे, ठीक है, श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे। ये सनेही उपनाम इनका था। त्रिशूल नाम से भी रचनाएं लिखते थे, अलमस्त नाम से भी लिखते थे, तरंगी नाम से भी लिखते थे, ठीक है, लेकिन अलग अलग कविताओं के लिए प्रयोग करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद का प्रवर्तक किसे स्वीकार करते हैं? तो मुकुटधर पांडे जी को करते हैं। नेक्स्ट है कविता कामिनी कांत साहित्य सुधाकर की उपाधियां किसे प्राप्त थी? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर को प्राप्त थी, कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे दोनों ही माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो जकी उपनाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी नाम का प्रयोग करते थे। बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से करवाया था? तो ये करवाया था हृदय तरंग के नाम से। बनारसी दास चतुर्वेदी ने
सत्यनारायण कविरत्न की जो जितनी भी रचनाएं उन सबका संकलन हृदय तरंग नाम से किया है। विरमर गीत और प्रेम कली किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये सत्यनारायण कविरत्न की रचनाएं हैं दोनों ही। लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद करने वाले कौन है? तो ये है सत्यनारायण कविरत्न। लॉर्ड मैकाले का जो अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसस, ठीक है। साकेत संत नामक किसकी रचना है? साकेत रचना तो आप जानते हैं किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन साकेत संत नाम से किसने लिख डाली? बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने लिखी है 1946 में। कृष्णायन महाकाव्य 1943 में लिखा था। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो द्वारका प्रसाद मिस्र के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद करने वाले कवि कौन है? तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। हल्दी घाटी और जौहर किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? तो ये श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी हैं। हल्दी घाटी और जौहर दोनों ही। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां हैं। जगत है सच्चा तनिक ना कच्चा। आगे चार डग हमने भरा तो क्या किया है पड़ा मैदान कोसों का अभी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं हरिऔध जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की हैं। जबकि ऐसी ही मिलती जुलती पंक्तियां आप जानते हैं मनोरंजन और मनोरंजन परक और उपदेश परक रचनाएं होनी चाहिए, ये किसका कहना है? तो ये महावीर प्रसाद जी का कहना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु माने जाते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई? तो यशोधरा से ली गई है। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? फिर राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। नेक्स्ट है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के प्रवर्तक किसे स्वीकार करते हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को माना है इन्होंने, ध्यान रखना। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद के प्रति ये दृष्टिकोण किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। और इसी से मिलता जुलता दूसरा देख लेना, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा ये बहुत पुराना है ना, पहले पूछा जाता था छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन इसी के विरोध में एक और कथन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह अब नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह हो रहा है। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। दोनों को याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, छायावाद के वृहत त्रयी में कौन कौन आते हैं? वृहत त्रयी है ना, बड़ी त्रयी। फिर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आता है। जबकि छायावाद की जो लघु त्रयी है उसमें कौन कौन कवि शामिल हैं? तो महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, इनको वर्मा त्रयी भी कहा जाता है। छायावाद के विष्णु किसे माना जाता है? तो छायावाद के विष्णु माना जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुई थी और ये किस पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी? तो ये भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना। सावन पंचक इनकी प्रथम कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, और ये इसमें इन्होंने कलाधर उपनाम का प्रयोग किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है प्रथम प्रभात। प्रथम छायावादी रचना है प्रथम प्रभात। जयशंकर प्रसाद की रचना उर्वशी किस प्रकार का काव्य है? तो ये चंपू काव्य है। ये हमारे 5000 प्रश्नों की सीरीज है टोटल, ठीक है, 5000 प्रश्नों की सीरीज है। अगर आप इन सबकी पीडीएफ चाहते हैं ना, पूरी पीडीएफ आपको चाहिए, तो केवल और केवल 99 रुपए में आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन से। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम, ये काव्य संग्रह, ध्यान देना, कविता है सावन पंचक, जबकि काव्य संग्रह कानन कुसुम ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है। छायावाद की प्रयोगशाला किस रचना को कहा जाता है? तो ये झरना को कहा जाता है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? तो ये आंसू को कहा जाता है, जिसके अंदर 133 छंद हैं और 1925 में प्रकाशित हुई थी। 1933 इसमें इसका दूसरा संस्करण आया था, यानी कि दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना 1909 में ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बाद में 1914 में इसे खड़ी बोली में अनुदित किया गया, तो ये थी प्रेम पथिक नामक नाम की रचना। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है।
छायावाद का उपनिषद। छायावाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में हुआ था। निराला जी की प्रथम कविता किसे माना जाता है? तो जूही की कली को माना जाता है। 1916 में मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मतवाला पत्र में ये पहले सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाना चाहते थे। द्विवेदी जी के पास लेके गए थे, लेकिन उन्होंने इसे छापने से इनकार कर दिया था। और इसी रचना में जूही की कली में इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। जयशंकर प्रसाद की रचना राम की शक्ति पूजा कब प्रकाशित हुई थी? तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जबकि ये निराला जी की रचना है, राम की शक्ति पूजा, ठीक है? इसको ध्यान रखना। हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये निराला जी को माना जाता है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह ही कविता की भी मुक्ति होती है। ये पंक्तियाँ निराला जी ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखी हैं? तो ये परिमल नाम की जो इनकी कविता है, उसकी भूमिका में लिखी हैं। आगे छायावाद के किस कवि को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना जाता है? तो निराला जी को माना जाता है। ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत किसे माना जाता है? तो सरोज स्मृति को माना जाता है, जो कि निराला जी के द्वारा लिखा गया अपनी बेटी की याद में। तुलसीदास नामक खंड काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी निराला जी ने ही लिखा है। आगे है युगांत युगवाणी ग्राम्य नामक कविताएं किसके द्वारा लिखी हैं? तो ये पंत जी ने लिखी हैं। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? तो ये उच्छ्वास है, जो कि 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत का कौन-सा ग्रंथ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो ये है लोकायतन, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो ये चिदंबरा के लिए मिला था, 1968 ईस्वी में मिला था, ये भी ध्यान रखना। हिंदी का प्रथम पुरस्कार है ये। छायावाद का घोषणा पत्र किस रचना को कहा जाता है? तो ये पल्लव की भूमिका को कहा जाता है, ठीक है? इसको सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है पल्लव, इसकी भूमिका को कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को जानते हैं। महादेवी वर्मा के किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है? तो ये है सप्तपर्णा। सप्तपर्णा में, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कौन से छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत, जबकि महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किस छायावादी कवि को कहा जाता है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत को ही कहते हैं। आगे रूप राशि निशीथ चित्ररेखा आकाश गंगा नामक रचनाएं किसकी हैं? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखी हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसी से संबंधित है बृहत्त्रयी और लघुत्रयी, हालांकि मैं बता चुकी हूँ। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4 आधार स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, ये ब्रह्मा इनको कहा जाता है, शैव दर्शन से प्रभावित हैं। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहते हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश कहा जाता है, अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। महादेवी वर्मा को शक्ति के नाम से जाना जाता है और बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। छायावाद की वृहत्त्रयी में 3 नाम आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जबकि यहाँ पर महादेवी को छोड़ दिया है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को जाना जाता है। तो इससे आगे हमारे नेक्स्ट आगे ये पूरी पीडीएफ है 5000 प्रश्नों की, जिसमें से मैं आपको करा रही हूँ। तो अगर आपको ये पूरी पीडीएफ लेनी है तो आपको केवल और केवल 99 रुपए में एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करें।